नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सौरभ, मुंबई से जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की ही। दिल्ली के मेहरौली, तुगलकाबाद और कस्तूरबा नगर में 40 साल पुराने घरों पर बुलडोज़र चल रहा है और इसे डीडीए के अधिकारी बिल्कुल जायज़ ठहरा रहे हैं। क्यों चल रहा है बुलडोज़र और क्या है इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स और वजह, देखिए हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। कस्तूरबा नगर की तंग गली में खड़ी रजनी के 30 साल की जमा पूंजी से बना मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। बेटी मां को दिलासा दे रही है, लेकिन रजनी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने बड़ा मुसीबत से बासी रोटी खाए के मकान बनाओ। हमारी लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, कहाँ जाए? हमारी एक लड़की 28 साल की शादी को बैठी, 28 साल की शादी की बेटी 18 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। हम कहाँ जाए? कमरे ही नहीं मिल रहे कहीं। बीते 7 दिनों से यहाँ चल रहे बुलडोजर ने सिर्फ रजनी का ही नहीं, 62 साल की सुरेंद्र कौर का भी 40 साल पुराना मकान तोड़ दिया है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लाखों के मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हमें मुआवजा दिया जाए या हमें मकान दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, मेरा तो 55 लाख रुपया 4 मंजिल पे बना हुआ लगा हुआ था। देख लो, आप जाके मुंह बोलता वीडियो बना लो, उसकी निरा लोहा मैंने डाला था। नोटिस 18 अगस्त को पिछले साल मिला था। उसके बाद अब भी 18 तारीख को दिया था। उन्होंने कहा था 22 तारीख को हम तोड़ने के लिए आ जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के सदस्य ओपी शर्मा बुलडोजर की कार्रवाई और मुआवजा न मिलने को जायज ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि रोड नंबर 57 को 58 से जोड़ने के लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। रोड नंबर 57 से रोड नंबर 58 को कनेक्ट करने वाला विश्वास नगर की लाइफ लाइन, जिसको 60 फुटा रोड कहते हैं, उसमें राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क के ऊपर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके उसमें अवरोध पैदा कर दिया, जिससे कि लोगों को असुविधा होती है और लोगों को घूम के जाना पड़ता है। लाखों लीटर पेट्रोल, लाखों लीटर डीजल और लाखों घंटे मानवीय श्रम हर रोज खराब होते हैं। देखिए, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, सरकार किसको क्या देती है क्या नहीं देती, ये लंबा विषय है। अच्छा, मेरा एक मत है, राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क पे जो लोग इनक्रोच कर रहे हैं, यदि प्रशासन उनको मुआवजा देता है तो अतिक्रमण को बढ़ावा देना है, ये मेरा मत है। हाल के दिनों में दिल्ली के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके तहत मेहरौली, तुगलकाबाद किले के आसपास और कई धार्मिक स्थलों को डीडीए ने हटाया है। यही नहीं, कई और जगहों पर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की योजना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर महाराष्ट्र की है। हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना में बगावत करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब ऐलान किया है कि अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर होगा। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने ये तीसरा जिला है जिसका नाम बदला है। इसके अलावा कई प्रकल्पों के नाम में भी बदलाव लाए हैं। सवाल ये है कि क्या चुनावों से पहले अब एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखिए। आपल्या सगळ्यांच्या मनातली जी इच्छा आहे, या अहमदनगरचं नाव अहिल्यादेवी होळकर, हे आपण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे। मालवा राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर एक सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किए जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद से औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया। ये तीसरा जिला है जिसका अब नाम बदला गया है।
आपलं सरकार तर हिंदुत्ववादी सरकार आहे. हमारी सरकार तो हिंदुत्ववादी सरकार है. हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले लोग हैं. मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया गया, धाराशिव नाम दिया है और अब मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में अहिल्या नगर नाम दिया जाएगा. मुख्यमंत्री महोदय अहिल्या नगर देखील या ठिकाणी झालं पाहिजे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनावों से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देते हुए कई नाम बदल रहे हैं. सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही एकनाथ शिंदे ने बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु रखा है, तो वहीं कोस्टल रोड का नाम छत्रपति संभाजी के नाम पर रखने का ऐलान किया है. स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीचं औचित्य साधून स्वतंत्रवीर सावरकर की जयंती के मौके पर जो उनका समुद्र और सागर से नाता रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम स्वतंत्रवीर सावरकर समुद्र सेतु नाम देने का फैसला लिया है. स्वातंत्र्यवीर सावरकर समुद्र सेतु मुंबईची जी लाईफलाईन ठरणार आहे, जो मुंबई का लाइफलाइन रास्ता बन रहा है कोस्टल रोड, उसे छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिया जा रहा है. हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद अब एकनाथ शिंदे चुनावों से पहले ये सब फैसले लेते दिख रहे हैं. वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी शिंदे के इन ऐलानों पर सवाल उठाती दिख रही है. बारिश ने किसान को परेशान कर रखा है, लेकिन सरकार केवल घोषणाएं करती है और फिर अमल कुछ भी नहीं होता. इसी को छुपाने के लिए नाम बदलना, जिन्होंने देश के आजादी में निगेटिव रोल, नकारात्मकता निभाई है, उनके नाम दिलाना, ये सब काम चल रहा है. रही बात अहिल्या देवी होलकर जी की, हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं. अहमदनगर जिले का नाम उनके नाम पर दिया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और शिंदे इनकी सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं, उसका क्या? महाराष्ट्र की नई सरकार को बने लगभग 1 साल अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया है. तो वहीं पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के उद्योग जिस तरह से दूसरे राज्यों में गए हैं और जिस तरह से बेमौसम बारिश में किसान परेशान हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसका जवाब सरकार इस तरह से जिलों का नामांकन करके दे रहे हैं. सवाल यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या केवल इस तरह से नाम बदलने की है या फिर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी सरकार कोई निर्णय लेने वाली है. मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. भारतीय कृषि संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज 500 से ज्यादा खाप चौधरी और किसान नेता मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुए. एक बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 10 से 12 खाप चौधरी और किसान नेता जाकर के द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलेंगी और उनसे इंसाफ की गुहार करेंगे. और वहीं ये भी फैसला लिया कि कल यानी शुक्रवार को एक और किसान महापंचायत होगी, जहां पर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है. देखिए हमारी ये रिपोर्ट. वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं. उनको हताश होने की जरूरत नहीं. ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी. अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे. 40 दिन से पहलवानों का प्रदर्शन, जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट, फिर दिल्ली पुलिस से होते हुए अब खाप पंचायतों तक पहुंच चुका है. मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सौरम गांव में पहलवानों के पक्ष में 500 से ज्यादा खाप चौधरी और किसान नेता इकट्ठे हुए. अपनी मान मर्यादा का सवाल, सबने एक सुर में कहा कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक आंदोलन चलता रहेगा. आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को एक महापंचायत की जाएगी. इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे वे राष्ट्रपति जी तक मिलेंगे, गृह मंत्री जी तक मिलेंगे. टाइम लिया जाएगा उनका बहुत जल्दी. अगर फिर भी सरकार बैकफुट पर नहीं आती तो चलो देखो सा, एक तो बात है कल को फेर है पंचायत, 4 तारीख में फेर है. ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का होगा. एक तरफ जहां पहलवानों को खाप पंचायतों और किसान नेताओं का साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोप झेल रहे ब्रजभूषण अपने तेवर
तल्ख बनाए हुए हैं। बृजभूषण ने गुरुवार को कहा कि पहलवान बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। इस मामले में खेल मंत्री बहुत संभल कर मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं, और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में फिर किसान और खाब चौधरी जुटेंगे और तय करेंगे कि आगे कैसे पहलवानों के पक्ष में सरकार को झुकाया जाए। केंद्र सरकार के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हालात हो गए। न पहलवान झुकने को तैयार हैं, न ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही चुप रह रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी पहलवानों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भारत सरकार को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, और जो सामने आएगा क्या वो पहलवानों को स्वीकार होगा या बृजभूषण को स्वीकार होगा। तो ये मामला अभी फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा। मुजफ्फरनगर में मोनू सिंह और दिल्ली में अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। देश के 12 राज्य और विदेश से इंडोनेशिया, कंबोडिया की मानस मंडली ने महोत्सव में शिरकत की है। महोत्सव का मंच रामायण के अरण्य कांड की थीम पर सजाया गया है। 3 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। वहाँ चिन्ह अंकित है, वो मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। श्री उमेश पटेल जी माननीय मंत्री हमारे बीच में हवे, हम उनकर से भी निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हुआ स्वागत करें। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस साल फरवरी से लगातार मौसम थोड़ा अजीब और गरीब है। जब गर्मी पड़नी थी तो बारिश हो गई, जब ठंड पड़नी थी तो गर्मी बढ़ गई, और इस बदलते अजीब और गरीब मौसम से कभी फसलें ख़राब हुई तो कभी आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। क्यों हो गए ऐसे अजीब और गरीब मौसम के हालात, देखिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। कभी धूप, कभी छांव, कभी गर्मी, और कभी गर्मी लगते लगते बारिश के बादल आसमान में मंडराने लगे। फिर बूंदाबांदी या तेज बारिश। इस साल मौसम का यह बदला बदला हाल फरवरी से ही है। फरवरी में शिमला तक का हाल गर्मी से बेहाल हुआ। मार्च में बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। अप्रैल में भी आंधी तूफान और बारिश ने तपिश महसूस नहीं होने दी। पहले मई में तापमान जहां 40 से 45 डिग्री तक पहुंचता था, तो इस साल इतना कूल रहा कि पिछले 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसका मेजर रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम इसको पिछले साल से कोरिलेट करें, पिछले साल हमारा स्पेसिफिकली मार्च और अप्रैल बहुत ज्यादा गर्म रहा, क्योंकि उस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उनका प्लेन्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। जितने भी हाई रीचेस में रहे, मेन हिमालयस में थोड़ा बहुत बेहतर रहा, और उसके कारण क्या रहा, टेम्परेचर सारी रीजन में बढ़ते रहे, और हीट वेव हमने इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मार्च से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया। जनरली हीट वेव जहाँ अप्रैल जहाँ मई में ही होता है। और अगर आप इस साल के कंपैरिजन करें, अगर आप
फरवरी की बात करें, फरवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ जम्मू कश्मीर रहा। इवन हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी सारी जगह में टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ गए, जिसके कारण क्या रहा कि आपके ऑलमोस्ट काफ़ी अबनॉर्मल रहा फरवरी। उसके बाद जैसे ही मार्च आया, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और इनका इन्फ्लुएंस प्लेन्स पे काफ़ी रहा। आज के बदले बदले मौसम के बाद से कल से पारा चढ़ना शुरू होगा और अनुमान है कि तापमान धीरे धीरे 40 डिग्री तक पहुंचेगा। साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों में हीट वेव की भी आसार हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आप देखिए कि जब सूरज की रोशनी होनी चाहिए थी तो बारिश जैसा माहौल बन रहा है दिल्ली में। और ये आज भी नहीं, कल शाम में भी कुछ इसी तरीके का मंजर दिखा था। और ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, लगातार हमने देखा कि मार्च से लेकर जो मौसम जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरीके का मौसम नहीं था। जानकार ये सीधे तौर पे मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस मौसम में जो मौसम का हाल होना चाहिए अगर वैसा नहीं है तो आने वाले वक्त में ये क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करता है। वैसे दुनिया भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर पुख्ते तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए 20 से 30 साल के मौसम का डेटा जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।